नमस्कार, वेलकम बैक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। ब्रेक से पहले हमने बात की क्या सरकार बैकफुट पर है। 240 सांसद आ गए, मतलब इस बार फुल मेजोरिटी नहीं आई, इस बार मनचाहे बिल पास नहीं करा पा रही है। वो हमने आपको बताया कैसे ब्रॉडकास्ट रेगुलेटरी बिल का दूसरा ड्राफ्ट लाने की तैयारी हो रही है, पहले वाले पर और सुझाव मांगे जाएंगे। अब मैं अगली खबर दिल्ली की ले रहा हूँ, आपको बताता हूँ दिल्ली में क्या चल रहा है। मैंने आपसे कहा था बड़ी मजेदार खबर है, वाकई मजेदार है। कभी आपने सुना है कि एक मंत्री आदेश निकाले और मंत्री का सेक्रेटरी कह दे नहीं आपके पास अधिकार नहीं है, या वो कह दे कि नहीं आप जो आदेश दे रहे हैं मैं इसको मान नहीं सकता, या वो ये कह दे कि आप जिनके कहने पर ये निर्देश जारी कर रहे हैं मैं आपके और उनकी मुलाकात को औपचारिक मुलाकात मानता ही नहीं हूं। दिल्ली में होता है ये। मंत्री हैं गोपाल राय, कल गए साहब वो जेल में, तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए। मुद्दा ये था कि 15 अगस्त आ रही परसों, झंडा कौन फहराएगा? मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं स्टेट्स में, राज्यपाल झंडा फहराते हैं। अब दिल्ली में जो परंपरा केजरीवाल जी ने चलाई है, दिल्ली में छत्रसाल स्टेडियम है। वैसे तो छत्रसाल स्टेडियम इसलिए जाना जाता है कि जब भी कोई आंदोलन होता है या ज्यादा लोग आ जाते हैं तो उनको भर के वहां बंद कर दिया जाता है, लेकिन वो उसी स्टेडियम में 15 अगस्त का झंडा फहराते आए हैं। अब वो जेल में है, तो गोपाल राय जी मुलाकात करने गए। बाहर आकर उन्होंने अपने ही मंत्री को, क्योंकि वो उस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर भी हैं और ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी देखते हैं। उन्होंने अपने सचिव को चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी आपकी स्क्रीन पर है। चिट्ठी में उन्होंने कहा कि भाई हम हर साल वहां पर 15 अगस्त को बनाते हैं और मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है और उनका कहना है कि मेरी गैर मौजूदगी में आतिशी जी, जो दिल्ली की मंत्री हैं, आतिशी जी झंडा फहराएंगी 15 अगस्त को छत्रसाल स्टेडियम में। यह आदेश उन्होंने निकाला। अब इस पर उनकी चिट्ठी पर उन्हीं के सचिव ने, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, नहीं माफ कीजिएगा, उनके सचिव ने इसका जवाब देते हुए यह कहा है कि आपकी जो भी बात हुई है मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, वो आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं की जा सकती। क्यों? उन्होंने बोला वो जेल में है, जेल में नियमों के मुताबिक चुनिंदा लोगों की लिस्ट पहले से दी गई है, उन्हीं लोगों से जो भी उनका बातचीत होगी उसका ब्यौरा जो बाहर आएगा हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए आपकी और उनकी बातचीत को हम स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए आदेश हम लोग निरस्त करते हैं। एलजी साहब भी शायद इस पर कह चुके हैं कि इतना सरल नहीं है कि कोई भी झंडा फहरा दे। अब देखिए, चुनी हुई सरकार है, वो कहती है मुख्यमंत्री नहीं तो हमारा मंत्री झंडा फहराएगा। सरकार के नीचे काम करने वाले कहते हैं भाई हम कैसे मान लें आपकी बात। एलजी साहब कहते हैं मैं सरकार के ऊपर हूं। अब मैं आपको मनीष सिसोदिया जी की बात सुना रहा हूं, जो अभी अभी जेल से छूटे हैं बेल पर। मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं इस सारे प्रकरण पर, आप सुनिए। चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री या मंत्री को ही झंडा फहराना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई दिक्कत है, लेकिन मौजूदा एलजी साहब से और एलजी साहब के जो मुखिया हैं, इन सब से लोकतंत्र की, संविधान की, इस सब की अपेक्षा करना मुझे लगता है बेमानी हो चुका है। इनसे केवल और केवल तानाशाही की अपेक्षा की जा सकती है और वो कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात है कि झंडा कौन फहराएगा समीर जी? हाँ, नहीं है मुख्यमंत्री तो अब मंत्री फहरा दे। देखिए, अरविंद केजरीवाल की इच्छा तो थी दिल्ली के लाल किले से झंडा फहराने की। जब उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई थी तो उन्होंने कहा था कि एक समय आने वाला है जब हम दिल्ली के लाल किले से तिरंगा फहराएंगे, मतलब प्रधानमंत्री बन के आम आदमी पार्टी की तिरंगा फहराएगी। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि अरविंद केजरीवाल तो जेल में है। अरविंद केजरीवाल ने 7 अगस्त को चिट्ठी लिख दी एलजी को कि आतिशी झंडा फहराएगी। जेल प्रशासन ने अरविंद केजरीवाल से कह दिया है कि आपको जो विशेष अधिकार मिला हुआ है मुख्यमंत्री के रूप में, आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो। आपने जो नाम स्वीकृत थे आपसे मिलने के लिए लोगों ने, आप उनको निजी पत्र लिख सकते हो। एलजी को आपने जो पत्र लिखा था वह नियमों के हिसाब से एलजी को नहीं भेजा गया है, वह तिहाड़ प्रशासन ने अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि आपको अनुमति नहीं है इस तरह की चिट्ठी लिखने की। एलजी का ऑफिस से भी कल बयान आ गया है कि एलजी कार्यालय को ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने यह कहा हो कि आतिशी को झंडा फहराने की अनुमति दी जाती है, वो झंडा फहराएगी। एलजी कार्यालय ने कल इस बात को स्पष्ट मना कर दिया है। तो अब यह तय है कि जो अरविंद केजरीवाल ने जो चिट्ठी लिखी थी वह चिट्ठी तिहाड़ जेल में है। मैं कह रहा हूं इतनी नुक्ताचीनी की क्या आवश्यकता है? मतलब अभी ये जो मैं चिट्ठी पढ़ रहा हूं, ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट नवीन कुमार चौधरी जी ने जो गोपाल राय जी को अपने मंत्री को चिट्ठी लिखी है, वही बात कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल कि भाई वहां नाम दर्ज है, उन्हीं लोगों से जो बात होगी वही बाहर आ सकती है। गोपाल राय ने अपने सचिव को लिखी। गोपाल राय जेल में नहीं है, अरविंद केजरीवाल तो जेल में बंद मुख्यमंत्री अगर एलजी को चिट्ठी लिख रहा है और तिहाड़ प्रशासन कह रहा है
कि आप अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, आपको यह अनुमति नहीं है। आपकी लिखी हुई चिट्ठी को जो एलजी को आपने चिट्ठी लिखी थी, नहीं गई, चिट्ठी गई ना, नहीं गई। तिहाड़ प्रशासन ने क्लियर कर दिया है कि वह चिट्ठी हमने नहीं भेजी है। अच्छा। और एलजी प्रशासन ने कल शाम को क्लियर कर दिया है मान लिया आपकी कि बात। अब मुख्यमंत्री के हाथ में कोई गोपाल चिट्ठी राय नहीं मिली मंत्री हैं, गोपाल राय की अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई, ये तो रिकॉर्ड में होगा। व्यक्तिगत मुलाकात हुई होगी ना, हाँ, लेकिन वो आधिकारिक रूप से तो मुख्यमंत्री ने लिखा नहीं है ना। आधिकारिक रूप से अगर चिट्ठी जाएगी मुख्यमंत्री को, जब अनुमति क्या मिलेगी। चाहते हो आप, वो वहां जेल में बैठ के वीडियो कॉल करके बताएं तभी हम लोग मानेंगे? ऐसा नहीं है, यह बहुत स्पष्ट हो गया कि कल एलजी ने क्लियर कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल को अधिकार नहीं है बिना अनुमति के लिखने का, वो जेल में बंद है। बात का बतंगड़ नहीं है ये, मुझे बताइए। नहीं, बात का बतंगड़ नहीं, शठे शाठ्यम समाचरित है। भाई आप जेल से जनतंत्र चला रहे हैं तो कुछ और लोग भी तो जनतंत्र का मतलब समझते हैं ना। ये अपने अपने समर्थक वर्ग को एड्रेस कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि देखो कुछ भी हो जाए मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, सब कुछ मैं कर दूंगा, देश में अकेला नेता है जो मोदी को हर बार झुका देगा। इधर भी तो कुछ लोग हैं ना, उनको भी तो जनतंत्र लग रहा है। पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना वो भी, जो बाहर दोनों कर रहे हैं, जम के कर दो। आप एक कैसे एक तो जेल में है, वो क्या कर रहा है? मुख्यमंत्री जेल में होते हुए कह कैसे सकता है कि झंडा कौन फहराएगा? आप मुझे ये बताइए। मैं कह रहा हूं वो त्यागपत्र पे उस पर चर्चा होनी चाहिए। हम लोग मीडिया के तौर पर चर्चा कर रहे हैं कि जेल में बैठा हुआ आरोपी चिट्ठी लिखेगा और बताएगा कैसे देश मुख्यमंत्री है ना अभी। मुख्यमंत्री है तो क्या हुआ, नैतिकता को ताक पे रख के कर दिया तो? नैतिकता को छोड़ दीजिए, टेक्निकली है ना मुख्यमंत्री। टेक्निकल चिट्ठी पहुंची नहीं है, मैं यही लाना चाह रहा था। नैतिकता अगर नहीं है तो टेक्निकल चिट्ठी पहुंची नहीं, पहुंचेगी भी नहीं और पहुंचनी चाहिए भी नहीं। राजनीति ये नहीं होती है कि सामने वाला सारी मर्यादा, सारी नैतिकता सब छोड़ दे और आप कहें कि नहीं हम संत हैं। आतिशी जी फहरा लेती झंडा तो क्या हो जाता, मुझे ये बता क्यों दीजिए। फहरा लेती? आतिशी जी को मुख्यमंत्री बना देते हो, झंडा फहराती? इसका मतलब इच्छा उनकी भी नहीं थी। आतिशी जी को मुख्यमंत्री बना दे, अभी मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री बना पिघल ही नहीं रहे, कुछ तो कर देते। बिल्कुल नहीं पिघल रहे। सर एक लाइन जोड़ देता हूं। अगर अरविंद केजरीवाल की इस बात को अनुमति दे दी जाती है कि जेल में जो चिट्ठी लिखी है उसके आधार पर आतिशी झंडा फहराएगी, तो कल अरविंद केजरीवाल जैसे चिट्ठी लिख देते कि मनीष सिसोदिया को मंत्री बनाया जाए, उस आधार पर एलजी का रिकमेंड कर देते हैं राष्ट्रपति को किसको मंत्री बनाना है। यही सही, मनीष सिसोदिया को मंत्री बनाना है तो कैसे बनेंगे मंत्री वो? जब उनको आप बाहर आओगे तब आप बनाइए मंत्री। अभी आप जेल में हो, आपको अधिकार नहीं काम करने का एज मुख्यमंत्री। आप समझिए इसको, अभी आप जेल कैबिनेट का डिसीजन कैबिनेट की मीटिंग में होगा। आपको मंत्री बनाना है बना दीजिए। जो मूल रूप से गड़बड़ है कि मुख्यमंत्री जेल में हो, सारे निर्णय ले रहा, मैं वहां से नहीं हटने वाला हूं। मूल वहां गड़बड़ है। अगर मूल पे गड़बड़ है तो बिल्कुल एलजी ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल केंद्र सरकार ठीक कर रही, बिल्कुल झंडा नहीं फहराने दिया जाए। विजय जी बताइए। मैं सोच रहा हूं हम लोग झंडे पे डंडा, हम बहस ही गलत कर रहे हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि ये बहस की झंडा फहराना चाहिए था कि यदि टेक्निकल करेंगे, यदि ये बाबुओं का देश है तब तो ये टेक्निकल लड़ाई ठीक है कि आप कहें कि वो जेल में है, उनको चिट्ठी लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए और आतिशी जी की बजाय किसी और को लगाना चाहिए। लेकिन डेमोक्रेसी के हिसाब से ये खतरनाक काम हो रहा है, समझे? कि हम लगातार मैं देख रहा हूं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ जो अपॉइंटेड गवर्नर्स हैं या एलजी हैं वो एक माहौल बना रहे हैं और हमेशा इलेक्टेड, ये केवल अरविंद केजरीवाल का नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है, ये केरला में भी हो रहा है, ये तमिलनाडु में भी हो रहा है, वहाँ कन्फ्रंटेशन बढ़ रहा है। सर ये भी तो पहली बार हो रहा है ना कि मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाना चाह रहा वो है। अलग नैतिकता वाली बात, मैं इस पर पहले बात कर लूँ। अभी राष्ट्रपति जी के साथ 2 दिन तक राज्यपालों की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें गवर्नर्स को लेकर काम क्या हुआ और क्या राय हुई। मुझे लगता है सरकार को उसको लाकर एक पूरा पेपर पब्लिश करना चाहिए, ठीक है, कि राज्यपालों के अधिकारों पर और इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के अधिकारों पर दोनों पर चर्चा होनी चाहिए। केजरीवाल जी चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, आपने कह दिया टेक्निकली वो करेक्ट है तो ठीक है, मोरली ठीक नहीं है, ये तो सब लोग कह रहे हैं। उसमें पहले दिन करेक्ट नहीं है, ये बाहर बाबू कह रहे हैं जैसा आपने कहा। मुख्यमंत्री जो है बने हुए हैं वो तो टेक्निकली बने हुए हैं ना, लेकिन मैं उनके नैतिक होने के आधार पर उनके साथ नहीं हूँ कि जेल में रहकर मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ा इशू है, ये झंडा फहराने का इशू नहीं है, ये इशू है इलेक्टेड गवर्नमेंट वर्सेस अपॉइंटेड गवर्नर्स। और ये सीरियस इशू है। इसको यदि आप हंसी में उड़ा रहे हैं तो हम बहुत आगे जाकर नुकसान उठाएंगे। कौन सा इशू बड़ा है? ये बड़ा इशू है, इलेक्टेड गवर्नमेंट वर्सेस अपॉइंटेड गवर्नर्स, यस, या चीफ मिनिस्टर इन जेल ट्राइंग टू रन अ गवर्नमेंट। नहीं, ये बड़ा इशू है, इलेक्टेड गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नर्स। ये डेमोक्रेसी पर हमला करने वाला इशू है, इसको आप नहीं समझ रहे। आप पार्लियामेंट को पढ़िए, आप कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को पढ़िए, उसमें गवर्नर्स को क्या मौका दिया गया है वो सब है। लेकिन मैं इसको कतई सपोर्ट नहीं कर रहा कि केजरीवाल जी जेल में रहें और मुख्यमंत्री बने रहें नैतिकता के तौर पर। बिल्कुल, बस ये मैं इसमें सपोर्ट। विजय जी बात वही कह रहे हैं, लेकिन विजय जी शायद ज्यादा तटस्थ दिखने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, तटस्थ नहीं, मैं बड़ी इशू पर बात कर रहा हूं। एक मिनट, उसी पे आ रहा हूं।
ये कोई पूर्ण राज्य वाला राज्यपाल मुख्यमंत्री का झगड़ा नहीं। अगर वो होता तो मैं भी वहीं खड़ा होता, लेकिन अगर पूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री भी जेल में जाए और उसके बाद कहे कि हम यहां से जेल चलाएंगे, लालू यादव से भी ज्यादा अनैतिक व्यक्ति है, उसके पक्ष में हम लोग खड़े हो जाए, लोकतंत्र ऐसे चलेगा। ये राज्यपाल और मुख्यमंत्री का झगड़ा नहीं है, ये एक व्यक्ति की निजी महत्वाकांक्षा का सारा ये लोकतंत्र का हम कमजोरी देखें। केजरीवाल जी को सताया जा रहा है या केजरीवाल जी लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं? देखिए ऐसा है, पहले आपने बीजेपी को उकसाया कि इनका 240 सीट है, वापस ले किसी ढंग से ले आए। अब आप जो है केजरीवाल की पार्टी में और हम चारों लोगों से जो है, पहले इनकी बात का उत्तर के पहले मैं देख रहा था, चिट्ठी आई है, गीत मुझे याद आ गई, बड़ी अच्छी पंक्ति आज जो है उस पर जा रही है, तो दर्शकों को भी याद आ जाएगा कि इस समय केजरीवाल जी की और के बाहर के लोगों की चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है, ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है, वो परदेश को जाने वाले, लौट के फिर ना आने वाले, 7 समुंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू। लेकिन खून से भाई वो था तिहाड़ का ले लिए, खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आंख में आंसू छोड़ गया तू, कम खाते हैं, कम सोते हैं, नहीं बहुत ज्यादा हम रोते हैं। तो ये इस समय जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं की हालत होगी। अब पहले इनका उत्तर दे देता हूं। देखिए, भारतीय संविधान में अगर संसद निर्वाचित है, संसद की सरकार निर्वाचित है, वो किसी गवर्नर को नियुक्त करती है, तो उसको हम कोई ब्यूरोक्रेट नहीं मानते, वो भी डेमोक्रेसी का एक पार्ट है, उसको भी अपना मैंडेट है, और वो मैंडेट भी देश के बहुमत की सरकार ने दिया हुआ है। आप एक स्टेट के बहुमत को स्वीकार करते हैं और एक बड़े बहुमत ने जो दिया है उसको आप स्वीकार कर रहे हैं, इसका सिद्धांत। दूसरा, जो कह रहे हैं गवर्नर के राइट्स जो है, क्या गवर्नर हर स्थिति में लिखा हुआ है कि आप मूक दर्शक? हम लोग बहुत इस पर बहस किए, मैं कॉन्स्टिट्यूशन का विद्यार्थी भी रहा हूं और हम लोगों ने इस पर खूब गवर्नर पर बहस किया है। आज नहीं हुआ है, साल 2 साल पर गवर्नर पर सम्मेलन होता रहता। अब स्थिति इस समय, मेरा तो मानना है इन्होंने बड़ा अच्छा सुझाव दिया था, इस समय अरविंद केजरीवाल जी को अपने साथियों को कहना चाहिए था कि हमारे पुराने नेता अन्ना हजारे जी रहे हैं, इस समय सबसे अच्छा मैसेज देश को जाएगा, अन्ना हजारे जी को बुलाओ और उनसे झंडा फहराओ। पहला तो मेरा प्रस्ताव यह है। दूसरा है कि नहीं होता है तो जैसे हर चीज में सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए उनको कि भाई आतिशी को हम कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हम झंडा नहीं, आप बताइए किसका अधिकार है झंडा फहराना। तीसरा, लेकिन जो मेरा पॉजिटिव सुझाव ये है कि इसका आसानी से निपटारा हो सकता है, किसी स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे महान व्यक्तित्व को आम आदमी पार्टी सरकार ढूंढे दिल्ली में और उनसे झंडा फहरवा दे, झंझट खत्म हो जाएगा। फहरवा तो दे, वो आज जैसे आतिशी जी का नाम नहीं मान रहे, उनका किस दूसरे का कैसे मान जाएंगे? देखिए, ऐसा नाम जब आ जाएगा ना, एक ऐसा नाम आएगा जिस पर कोई विवाद नहीं होगा। जहां तक एलजी का सवाल है, देखिए एलजी अब परसों सब देखिए कौन झंडा फहराता है, अब तो एक ही दिन की बात रहेगी। अगली खबर पर जा रहा हूं व्यूअर्स, महाराष्ट्र की खबर। महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री का चेहरा? मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो आप तय करेंगे, लेकिन चेहरा कौन बनेगा ये पार्टियां तय करती हैं। अब उद्धव ठाकरे पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो कहते हैं भाई जनता को मेरा काम बड़ा पसंद आया। उन्होंने खुद ही कहा था, लोग ऐसा कहते हैं कि मेरा काम जनता को बड़ा पसंद आया, अब वो चाहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर कर दो। वो दिल्ली भी आए थे, 2-3 दिन यहाँ रुक करके गए और इसी विषय पर बात करने के लिए आए थे, ये हमको जानकारी मिली है। अब उनसे कांग्रेस पार्टी ने साफ ये कह दिया कि आप 2024 के लोकसभा के नतीजों को एक बार रिफ्लेक्ट कर लीजिए, देख लीजिए वो नतीजे क्या कहते हैं। मैं आपको भी बता रहा हूं वो नतीजे क्या कहते हैं। उन नतीजों के मुताबिक लोकसभा इलेक्शन में सबसे खराब स्ट्राइक रेट, मैं महाविकास आघाड़ी की बात कर रहा हूं जिसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी है, सबसे खराब स्ट्राइक रेट वो उद्धव ठाकरे का ही था। देखिए, कांग्रेस पार्टी लड़ी थी 17 सीटें, जीती 13। उद्धव ठाकरे लड़े 21 सीटें, सबसे ज्यादा, और 9 जीते। और शरद पवार साहब ने तो कमाली कर दिया था, 10 लड़े थे, 8 जीत गए। सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट उनका था। वो क्यों ना कहे मैं पॉपुलर हूं, जिसको मैं कहूं मेरी बेटी को बनाओ सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री का चेहरा। कांग्रेस पार्टी क्यों मान लेगी उद्धव ठाकरे की बात? यही बात संजय राउत पूछ रहे हैं कांग्रेस से, भाई अब तुम बता दो तुम्हारे यहां चेहरा कौन है। तुम कहते हो उद्धव जी नहीं, तो तुम बताओ तुम्हारा चेहरा कौन है? कोई एक ऐसा आदमी है जो पूरे महाराष्ट्र की जनता के दिल में हो, हमारा नेता तो है उद्धव ठाकरे। सुनिए संजय राउत को। नाना पटोले बरोबर म्हणतात, महाविकास आघाडीचाच मुख्यमंत्री, पण त्यांच्या समोर कोणी एखादा वेगळा चेहरा असेल काँग्रेस पक्षाचे आणि समोर सांगावं, म्हणजे माझं काय अडचण नाही। काँग्रेस पक्षामध्ये जर काही चेहरा असेल, या आमचा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा आहे, तर नाना पटोले यांचा चेहऱ्याचं आम्ही स्वागत करू। पण नाना पटोले आमचे मित्र आहेत, त्यांची अडचण मी समजू शकतो, सगळ्यांची समजू शकतो। मी महाराष्ट्राला प्रिय असलेल्या चेहऱ्याविषयी म्हणतो,
मी महाराष्ट्राला जो चेहरा हवा आहे, महाराष्ट्राच्या मनात जो चेहरा आहे त्याच्याविषयी म्हणतोय. मी नाना पटोलेंच्या मनात कोणता चेहरा आहे त्याच्याविषयी म्हणत नाही. संजय राउत जी ने करोड़ों लोगों का दिल पढ़ लिया है, उसमें अंदर उन्होंने हनुमान जी ने जैसे दिखाया था चेहरा, उद्धव जी की तस्वीर भी देख ली है. सर क्या झगड़ा बताइए आप? देखिए, इसी झगड़े के लिए तो उद्धव ठाकरे दिल्ली आए थे. अच्छा. सोनिया गांधी से मिले, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, राहुल गांधी से मिले, केशव वेणुगोपाल से उनकी मुलाकात हुई, अरविंद केजरीवाल के घर भी गए थे वो, कि भाई जो मुंबई में सीटें लड़ने की घोषणा कर दी आम आदमी पार्टी ने कि मुंबई की 36 सीटें हम लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि भैया आप मुंबई की सीटें मत लड़िए, आपको वहां लड़ने की जरूरत नहीं. वो मैसेज देके गए. देखिए, उद्धव ठाकरे ने दो बात बोली वहां पर. उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से बोला है कि भाई क्या आपके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत अच्छी बात उद्धव ठाकरे को बोली कि क्या विपक्ष का जो गठबंधन है महायुति का, क्या उन्होंने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है? जो हमें भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना जरूरी है. राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोल दिया उद्धव ठाकरे को कि अगर भारतीय जनता पार्टी, अजित पवार और एकनाथ शिंदे अगर चुनाव के पहले अपना चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में घोषित करते हैं तो हम भी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे. लेकिन वो कौन होगा ये जरूरी नहीं, आप डिक्लेयर नहीं किया उन्होंने. लेकिन ये बात भी सही है कि राहुल गांधी ने व्यक्तिगत रूप से उद्धव ठाकरे से कहा है कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ा चेहरा आप हो, हमारे पार्टी में कोई सा चेहरा नहीं जिसे मुख्यमंत्री के रूप में घोषित बोल चुके हैं. ये उद्धव ठाकरे को स्पष्ट बोला राहुल गांधी. क्यों मना कर रहे हैं? राहुल गांधी ने स्पष्ट बोला. लेकिन ये कहना चाहते हैं कि अभी चुनाव के पहले जब विपक्ष की जो वहां पर जिनसे लड़ाई है वो अपना चेहरा घोषित नहीं कर रहे, तो हमें ऐसी क्या मजबूरी कि हम चेहरे में जाए? हम संगठन में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से आप बड़ा चेहरा हो, स्थितियां बनेंगी तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे. नहीं, ये भी तो कहा होगा कि जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी वो देखेगा. नहीं, ये नहीं कहा है. ये नहीं कहा कि जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी. कांग्रेस ने यह बहुत स्पष्ट बोल दिया है कि चुनाव के बाद हम निर्णय लेंगे, आप बड़ा चेहरा हो, आप मुख्यमंत्री रहे हो, आप हमारे साथ. भाई क्लेम तो देखिए वैसे बनता ही है ना, आपने इन्हीं लोगों ने बनाया था ना. सीटों का कभी होता नहीं. आप देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का जब 2004 में परिणाम आया था, राष्ट्रवादी कांग्रेस की सीटें ज्यादा आई थी, लेकिन अजित पवार कहते थे कि मुख्यमंत्री बनो. शरद पवार ने मुख्यमंत्री कांग्रेस का बना दिया और दिल्ली में ज्यादा सीटें ले ली केंद्र के अंदर. ये होता है ना. महाराष्ट्र के अंदर नहीं हुआ क्या? एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया. और आज जब भारतीय जनता पार्टी जानती है कि एकनाथ शिंदे से किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की दुगनी सीटें आएगी विधानसभा चुनाव में, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ये कहने की हिम्मत वही फैसला तो अब उगला नहीं जा रहा बीजेपी से. तो ये राजनीतिक जो स्थितियां हैं उसको देखते हुए सब निर्णय लेंगे. चलिए, अच्छा ठीक. मतलब अभी उद्धव ठाकरे के लिए ऑल क्लियर रोड नहीं है. बिल्कुल नहीं है अभी. ठीक है, अभी कि वो चेहरा होंगे, अगर सीटें आ गई तो बन भी जाएंगे, ये तय नहीं है. अभी तय नहीं है. ऑलराइट, ठीक है. सुप्रिया सुले को बनाना चाहते हैं शरद पवार, आगे करना चाहते हैं? नहीं, सुप्रिया सुले के लिए किसी भी स्थिति में महाराष्ट्र के अंदर जगह नहीं है. सुप्रिया सुले के नाम पे राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता तैयार नहीं होंगे. कांग्रेस में कोई नेता है आपको दिल्ली की राजनीति, कांग्रेस में कोई फेस है ऐसा? मान लीजिए कांग्रेस देना चाहे अपना नेता. देखिए, पहले तो नाम कोई डिक्लेयर हो गई, नाना पटोले का हो या बाला साहेब थोरात का हो या वर्षा गायकवाड़ का जो सांसद बनी है अभी, वो मुंबई की अध्यक्ष है. नाम बहुत है लेकिन नाम डिक्लेयर करेगी नहीं. इनके नाम पर वोट मिलना नहीं है. जो भी नाम अगर ऐसा होता है कि चुनाव के बाद ऐसी परिस्थितियां बनती है, आप भी मान रहे हो ना कि चेहरा तो उद्धव ठाकरे है, वोट लेने वाला. निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे सबसे बड़े. आप दूसरे खेमे की बात कर लेते हैं, ब्रेक का टाइम हो गया, लेकिन एक कमेंट में इधर वाला तो बता दिया उन्होंने. दूसरी तरफ भी कोई मार मची है क्या? नहीं, कोई मार नहीं है. अच्छा. जो अमित भाई कह देंगे वही हो जाएगा. हाँ, तो अमित भाई कह देंगे देवेंद्र फडणवीस तो मान जाएंगे सब, मानना एकनाथ शिंदे मान जाएंगे, कोई विकल्प नहीं, मान जाएंगे, कोई विकल्प नहीं. अगर नंबर आएंगे तो बिल्कुल मानना पड़ेगा. यार आपने तो इतनी सरलता से कह दिया, ये इतना बड़ा मुद्दा. महाराष्ट्र की राजनीति आज की तारीख में बहुत दूसरी तरह से चल रही है. अभी मैं देख रहा हूं, अभी जब हम बात कर रहे थे उसके बीच में मैं देख रहा हूं जिस तरह से वहां मराठा, ओबीसी सारी चीजें हैं, किसी को नहीं पता है कि किसके पक्ष में नंबर जाएंगे. दोनों गठजोड़ भ्रम में है. मैं सिंपल सर, जहां तक रही मुख्यमंत्री की बात, मुख्यमंत्री का चेहरा हटा सकती है क्या भाजपा? अब अगर नंबर आ गए तो भी, नंबर तो आज भी है. नंबर तो आज नंबर नहीं है. आज नंबर आज भी नंबर, आज नंबर इसलिए नहीं कि दूसरी तरफ भी उतना नंबर है कि जो डिस्टर्ब कर सकता है. आप इसको समझिए. अगर वो नंबर, जो नंबर 2000 तो ये स्थिति हमेशा रहेगी. 2019 में जो नंबर भाजपा और शिवसेना के थे, वो नंबर अगर उस तरह से आएंगे तो स्थितियां बदल जाएंगी. अभी तीन पहिए की गाड़ी चल रही है और मुझे कोई भ्रम नहीं दिखता है कि आज की तारीख में उद्धव ठाकरे उधर के नेता हैं, क्योंकि उसके पीछे वजह भी यही है कि राहुल गांधी को लगता है ये ज्यादा अच्छा है कि कांग्रेस का नेता वहां न चुना.